हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज हम जो आपके साथ सीरीज शेयर करने वाले हैं एमसीक्यू की, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और इससे पहले माइक्रो से पहले हमने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यू। तो आज हम मैक्रो के इकोनॉमिक्स से कुछ एमसीक्यू लगाने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है कि इन्वेस्टमेंट में बी आइदर। इन्वेस्टमेंट क्या होती है सर? बॉस, ग्रोस। अब जैसे देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन ऑप्शन है ना, ये शायद ही मिले, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक है, ये कुछ क्वेश्चन जो है रेलिवेंट लगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो दे रखे हैं आपके सारे के सारे बैंकिंग के रिगार्डिंग ज़्यादा फोकस किया गया है इसमें, तो उसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक होती है ग्रोस इन्वेस्टमेंट और एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं तो क्या बन जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए बी, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इन द मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस द टर्म इन्वेस्टमेंट रेफर टू रियल। क्या बोलेंगे उसको? रियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप एसेट्स के अंदर जो पैसा लगाते हो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इन्वेस्टमेंट। लाइक समझाने के लिए अगर मैं आपको बोल दूं कि आपने मशीनरी परचेज की है, तो वो क्या है? आपकी रियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू दी केन्स द वॉल्यूम ऑफ। इसका आंसर क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन टू फैक्टर। एक डिपेंड करता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और दूसरा डिपेंड करता है किस पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आप बोलो सर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है कहीं पर, उससे हर साल जो आपको इंटरेस्ट या मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। यानी कि आपने अगर मान लिया किसी को लोन दे दिया और बदले में जो आपको ब्याज मिल रहा है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट से मिल रहा है, ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्ट का मतलब है कि आप पैसा कितना लगाओगे सर इन्वेस्टमेंट के अंदर। सर वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कि हमें हर साल कितना मिल रहा है, किस रेट से मिल रहा है। नेक्स्ट बनाता है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इशूड आइदर बाय गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री और सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। सेंट्रल बैंक का अपने इंडिया में क्या है? आरबीआई। अब आपको पता है, क्वाइंस तो इश्यू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे के सारे नोट्स इश्यू करती है आरबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, द करेंसी नोट्स एंड क्वाइंस आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी। यानी कि जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब लोग किसको एक्सेप्ट करते हैं सर? क्वाइंस को भी और नोट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी को शो करते हैं। क्या 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 शो करते हैं? करेंसी नोट्स और क्वाइंस। इंपॉर्टेंट फीचर है ये। नेक्स्ट वन फिर अपना आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम बात करते हैं, दी सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री हैज मोनोपोली टू इशू नोट्स। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि करेंसी नोट्स को इशू कौन करता है? सेंट्रल बैंक। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन, किसकी मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब होता है किसका सोल राइट है, मतलब एकाधिकार किसका है सिर्फ नोट इश्यू करने में। तो सेंट्रल बैंक का। किसका है? आपका सेंट्रल बैंक के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है फिर आगे, ट्रेडिशनल अप्रोच टू द मनी सप्लाई इज हाईली। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल का जो पुरानी मनी सप्लाई की अप्रोच थी वो नैरो अप्रोच थी। क्या थी? नैरो। यानी कि मनी के अंदर सिर्फ आप ये मान लो कि करेंसी नोट्स, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट को इंक्लूड किया जाता था। किस किस के अंदर? करेंसी नोट्स, डिमांड डिपॉजिट और अदर कोई डिपॉजिट है तो सिर्फ उसको इंक्लूड किया जाता था। इसको हम M1 भी बोलते थे। ये कंसेप्ट आगे मैं आज आपको करवाऊंगा, तो वहाँ से हम आप समझ जाओगे। तो इसका 7th का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट बनाता है, डैश अप्रोच कंसीडर मनी ओनली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। याद रखना, मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, चेंज नहीं है।
क्योंकि ऑप्शन में कई बार चेंज भी दे देता है, तो ये एक्सचेंज है, याद रखना। और क्या है रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है भी बेसिक, फंडामेंटल, या हिंदी में बोले तो इसको मौलिक बोल सकते हो आप, कि मौलिक अप्रोच क्या है पैसे की, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ये यूज। क्यों? पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि गुड्स के बदले गुड्स का हम एक्सचेंज करते थे, अब उसी की जगह गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज ना करना पड़े, इसी के रिगार्डिंग क्या किया गया है, मनी, पैसे को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट वन अपना है द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज अडोप्टेड बाय आरबीआई। कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज अडोप्टेड बाय आरबीआई हैज चेंज, यानी कि मनी सप्लाई का कंसेप्ट कब कब आरबीआई ने चेंज किया। जैसे मैंने पहले बात की थी कि आरबीआई, आपको पता है आरबीआई जो बना था कब सर, 1935 में बना था, ठीक है। फिर इसने मनी के रिगार्डिंग बहुत सारे कंसेप्ट बनाए थे। तो जो ये ब्रॉडर कंसेप्ट है जो आज के टाइम में चलता है आपका M1 से लेकर और M4 तक का, ये कंसेप्ट दिया था 1977 में। किसने दिया था? आरबीआई ने। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा क्या 1, 1977। थोड़ा सा इसके बारे में डेप्थ में और कर लेते हैं कि क्या कुछ है ये, आइए देखिए क्या कुछ दिया गया है, देखिए सिंस, देखो क्या दिया गया है, सिंस जुलाई 1935 आरबीआई ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई जो है वो मनी पे कंट्रोल करता था 1967 से 1968, यानी कि 1967 से 68 तक सिर्फ ओनली एक सिंगल यानी कि नैरो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट चलता था, जिसको हम M1 बोलते थे, ठीक है, जो ट्रेडिशनल भी आप बोल सकते हो। 1967-68 के बाद इसका ब्रॉडर यूज किया जाने लगा, यानी कि M1 के बाद M2 आया। लेकिन यहाँ से हम अपना क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अप्रैल 1977 यानी कि अप्रैल 1977 के अंदर सेकंड वर्किंग ग्रुप आरबीआई का था, उन्होंने डेटा पब्लिश किया था कि मनी की जो सप्लाई है उसको जो मेजर करेंगे हम, वो M1, M2, M3 और M4 के बेस पे मेजर करेंगे। अब आप बोलो सर ये M1, M2, M3 या M4 होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए देखो क्या कुछ दिया गया है यहाँ पर, देखिए क्या कुछ दिया गया है। M1 का मतलब क्या है, करेंसी नोट्स, जिसको हम C बोल सकते हैं, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पीपल, इतना जो है ना करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पीपल, इसको हम C बोलते हैं। प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक को हम DD बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक। अब बैंक के अंदर जो आपने चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, वो सारा का सारा इंक्लूड करते हैं। प्लस में अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, और आरबीआई के पास डिपॉजिट, यानी कि बैंकों के पास डिपॉजिट और आरबीआई के पास डिपॉजिट, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है M1। ये तो 1967-68 तक कंसेप्ट था, बाद में धीरे धीरे चेंज होता गया और 1977 यानी कि 1 अप्रैल या बोल सकते हो अप्रैल 1977 के बाद ये कंसेप्ट को थोड़ा वाइडर, मनी सप्लाई के कंसेप्ट को थोड़ा वाइडर किया गया। M2 इंट्रोड्यूस क्या कुछ किया गया M2 में, M1 तो है ही है, प्लस में सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। आपको याद क्या करना है, डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस वर्ड याद रख लेना, M2, M1 प्लस में M2। M3 के अंदर आता है M1 प्लस में नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब TD याद रख लेना। जैसे इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग आ गया, वैसे इसमें TD याद रख लेना, ठीक है, याद रखना M1 प्लस TD। और अगर मैं M4 की बात करता हूँ, टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पर आपको सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक। तो ये आपको याद करना है सारा का सारा, एक 4 कंसेप्ट थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, और इसके थ्रू ही आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं जो इस बेस पे आते हैं। देखो अभी तो ये तो क्लियर हो गया ना आपका, कौन सा कंसेप्ट, ये द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज अडॉप्टेड बाय आरबीआई कब, 90 अप्रैल, अब तो आपको मंथ भी पता चल गया, अप्रैल 1977 के अंदर। नेक्स्ट वन आता है M1 मनी सप्लाई इज डिफाइंड, अभी पढ़ के आए ना, M1 किसको डिनोट करता है, M1 डिनोट करता है सर करेंसी, यानी कि कॉइन्स और करेंसी नोट्स, और डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है। इसका 10th का आंसर क्या हो जाएगा अपना, B हो जाएगा।
अगर हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की कि डैश पावर्ड मनी इज मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई ऑफ इकोनॉमी। हाई पावर्ड क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड बोलते हैं। हाई पावर्ड को आप मॉनेटरी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मॉनेटरी सब, ठीक है। तो हाई पावर्ड के रिगार्डिंग है, देखिए क्या कुछ दिया गया इसमें। एक मिनट, पहले क्वेश्चन करते हैं अगला, उसके बेस पे आएगा। देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा हाई पावर्ड मनी इज द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी। अब हाई पावर्ड होता क्या है ये पता होना चाहिए। तो देखो इसका आंसर आएगा आपका 11th का आंसर आएगा सी। और 12th के बारे में बात करते हैं तो द हाई पावर्ड मनी अलोंग विद आपका द मनी मल्टीप्लायर डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ मनी। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो ये मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, देखिए एक मिनट, ये राजी, हाँ जी हो गया ना। सो ये देखिए अब क्या कुछ है, द कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि मनी सप्लाई और मॉनेटरी बेस। अच्छा मॉनेटरी बेस को ही क्या बोलते हैं, मॉनेटरी बेस को ही बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। ये रहा, यहाँ पर एम का मतलब होता है मनी मल्टीप्लायर, यानी कि मॉनेटरी मनी की सप्लाई कितनी है डिवाइड बाय हाई पावर्ड आपका मनी आ जाएगा, ठीक है। ये इसके रिगार्डिंग है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही पूछा जाता है, ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं है। एम का मतलब यहाँ पर मनी सप्लाई है, और इस एम का मतलब होता है मनी मल्टीप्लायर होता है, और एम बी का मतलब होता है मॉनेटरी बेस, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, हाई पावर्ड मनी। कर लोगे तो ऐसे क्या जा सकता है। अब देखो ये क्या है, मनी सप्लाई। अब आप देखो यहाँ पर मनी सप्लाई को अगर मैं एम बोलता हूँ, मल्टीप्लायर को हम स्मॉल एम बोलते हैं, इसको लार्ज एम बोलते हैं, और मॉनेटरी बेस को अगर एम बी बोल देते हैं। तो अगर हमें अभी ये निकालना है मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई निकालना है तो नो डाउट कि जो मल्टीप्लायर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एम डी, ठीक है। मॉनेटरी बेस को ही हाई पावर्ड सप्लाई बोला जाता है। देखो तो अब ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। पहला क्वेश्चन क्या था कि हाई पावर्ड मनी इज द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है भी जो मनी सप्लाई को डिसाइड करने वाला क्या था, आपको याद है मनी सप्लाई को एम इक्वल टू, यानी कि मनी सप्लाई इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर और आपका हाई पावर्ड मनी, बस। तो डिटर्मिनेंट्स है या नहीं है, कौन, हाई पावर्ड मनी है जी। नेक्स्ट में था हाई पावर मनी अलोंग विद डैश किसका, मनी मल्टीप्लायर डिटरमाइन द टोटल सप्लाई ऑफ मनी। अच्छा देखो इसको क्या बोल सकते हैं, मनी सप्लाई बोल लो या टोटल सप्लाई ऑफ मनी बोल दो। हाई पावर्ड के साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी है, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला सा था, उसी के बेस पर इसकी डिफाइन करके दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पीपल होल्ड मनी एज ए स्टोर ऑफ वेल्थ एंड लिक्विड एसेट फॉर इन्वेस्टमेंट। देखो लोग क्या करते हैं, पैसे को स्टोर करके रखते हैं वेल्थ के लिए, लिक्विड फॉर्म में रखते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट कर सकें, और लोन देते हैं क्यों, ताकि वो प्रॉफिट गेन कर सकें। तो स्पेकुलेटिव का मतलब होता है जो प्रॉफिट अर्न करने वाले को स्पेकुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटर। तो यहाँ पर स्पेकुलेशन आ जाएगा, स्पेकुलेटिव या स्पेकुलेशन एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया इसके अंदर, डैश डिपेंड ऑन द टू फैक्टर। कौन सा दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्रॉम द कैपिटल एसेट। प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब वही हो गया कि एक साल के अंदर आपको क्या मिलेगा। जैसे कि आपने किसी को लोन दे दिया तो एक साल के अंदर जो ब्याज मिलेगा ना, उसी को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड, कितना आपने कमाया। एंड द सप्लाई प्राइस ऑफ द एसेट, और सप्लाई प्राइस एसेट का क्या है, तो इसका आंसर आएगा ए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। क्या आएगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो कैसे पढ़ेंगे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर।
दो फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। एक तो करती है आपकी क्या, प्रोस्पेक्टिव यील्ड और फ्रॉम द कैपिटल एसेट, और दूसरा सप्लाई प्राइस ऑफ एसेट्स। फिर भी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होता क्या है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मीन्स, विद एग्जांपल करेंगे, इफ द सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट का सप्लाई प्राइस अगर 20,000 रुपये है और एनुअल यील्ड, जिसको प्रोस्पेक्टिव यील्ड भी आप बोल सकते हो, यील्ड का मतलब कितना अर्न करना है, एनुअल यील्ड कितना है 2,000 रुपये तो मार्जिनल एफिशिएंसी कैसे निकालना है, कितना यील्ड किया 2,000 रुपये, कितना पैसा लगा कर किया 20,000 मल्टीप्लाई 100 तो 10% आ जाएगा। इट मीन्स मार्जिनल एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए गिवन इन्वेस्टमेंट ऑन ए कैपिटल एसेट्स। ठीक है ना, ये आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन होगी। कर लोगे यहां तक तो आइए अब दोबारा से पढ़ना इसी क्वेश्चन को, शायद आपको थोड़ा और डिटेल में समझ में आ जाए। दोबारा से क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिपेंड ऑन टू फैक्टर, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, जिसको एनुअल यील्ड हमने बोला था, अभी क्वेश्चन क्या था तब, फ्रॉम द कैपिटल एंड सप्लाई प्राइस ऑफ द एसेट। सप्लाई प्राइस कितना लिखा था 20,000 लिखा था, और ये यील्ड कितना लिखा था 2,000, और मल्टीप्लाई कितना क्या था 100, तो कितना आ जाएगा था 10% आ गया था आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट बनाता है डैश मीन्स अमाउंट ऑफ एनुअल, इसको क्या बोले, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, अभी पढ़ के आइए ना पूरा का पूरा, प्रोस्पेक्टिव यील्ड बोलेंगे। प्रोस्पेक्टिव यील्ड वही 2,000 रुपये आपने 20,000 रुपये लगा के जो 2,000 कमाए उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड। देखो क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड मीन्स अमाउंट ऑफ एनुअल इनकम, वही था वहाँ पर भी, या एनुअल यील्ड बोल लो इसको, एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम सेलिंग द आउटपुट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचेगा तो उसको हर साल कितना मिलेगा। ठीक है, बस खर्चे घटाने के बाद जो बच जाता है उसी का तो इनकम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इशूड बाय आइदर गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री और सेंट्रल बैंक, क्या, करेंसी एंड कॉइन्स, क्या जाएगा, करेंसी एंड कॉइन्स आ जाएगा। सो 16वें का आंसर हो गया आपका ए। M3 मनी रेफर टू द, M3 मनी रेफर टू द, अभी पढ़ के आए हैं M3 टर्म डिपॉजिट, याद है आपको। M1 में क्या क्या था बताओ, करेंसी नोट्स प्लस में कॉइन्स प्लस में डिमांड डिपॉजिट विद बैंक और अदर डिपॉजिट विद RBI, ये था। 2 में क्या था बताना, M1 प्लस में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का बैलेंस। M3 में क्या था बताना, M1 प्लस में टाइम डिपॉजिट, ये था। और M4 में क्या था, M4 में M3 प्लस में आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग था और नेशनल सर्टिफिकेट को छोड़कर। तो हमारा आंसर क्या था यहाँ पर, थर्ड वाला है। ठीक है, तो याद है M1 प्लस में TD का मतलब आपका टाइम डिपॉजिट देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 आ गया। देखो 18 क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, इफ द interest rate is, if the dash expected to rise and price of the bond fall, people sell the bond। इसने बोला भाई क्या बढ़े तो उसका प्राइस कम हो जाए, तो आंसर आएगा इसका बी, इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं, ठीक है, बल्कि क्या कर देंगे, बेचना स्टार्ट कर देंगे। बस सिंपल सा है ये। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानना है क्या सिस्टम है तो आइए थोड़ा सा और करवा देते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए यही दिया गया है यहाँ पर भी, क्या है देखिए, देखो क्या कुछ है, इंटरेस्ट रेट्स के रिगार्डिंग है। इंटरेस्ट रेट इज राइज का मतलब इंक्रीज होना, बॉन्ड प्राइस फॉल्स एंड वाइस वर्सा, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस गिरेगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा। दिस मीन्स डैट मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ड्रॉप डाउन टू ऑफसेट द मोर अट्रैक्टिव रेट ऑफ द न्यू बॉन्ड, यानी कि जो बॉन्ड का मतलब अगर आप मान लीजिए लोन ले रहे हो तो ब्याज अगर बढ़ा दिया बैंकों ने, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो आप लोन कम लोगे, कम कर दिया तो ज़्यादा लोगे। बस वही सिंपल सा बात है, इतना याद कर लेना इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। तो 18th का आंसर आएगा आपका बी। 18th का आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। 19th, अकॉर्डिंग टू, इसका फ्रेडमैन आएगा। फ्रेडमैन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, क्योंकि फ्रेडमैन ने किसके बारे में बताया गया है? फ्रेडमैन ने वेल्थ से रिलेटेड बात की गई। किससे रिलेटेड बात की है? वेल्थ से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू फ्रेडमैन, द डिमांड फॉर मनी इज डिमांड फॉर कैपिटल एसेट्स। यानी कि उसने कैपिटल एसेट या इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज कर लो कि डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है डिमांड फॉर कैपिटल एसेट। इन्होंने बोला एक ही बात है दोनों, डिमांड फॉर मनी और डिमांड फॉर कैपिटल एसेट एक ही बात है। सिंस मनी लाइक कैपिटल एसेट, कि मनी का मतलब क्या हो गया? कैपिटल हो गया। एसेट्स प्रोवाइडेड द सर्विस एंड रिटर्न। देखो यहाँ पर डिमांड फॉर मनी है और यहाँ पर डिमांड फॉर कैपिटल एसेट है, तो मनी किसके बराबर हो गया? कैपिटल एसेट या इन्वेस्टमेंट के बराबर हो गया। किसने दी थी डेफिनेशन? फ्रेडमैन ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है 20th, केन्स गिव इंपॉर्टेंस टू करंट इनकम। केन्स ने करंट इनकम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और फ्रेडमैन ने, अभी मैंने बात की थी, वेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है? वेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। आइए देखते हैं। देखिए, अब फ्रेडमैन के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसी ने डेफिनेशन दे रखी, थोड़ा सा वो पढ़ना है, लेकिन यहाँ से आपको याद करना है। द मनी इज एन एसेट्स और कैपिटल गुड्स, हैंस द डिमांड फॉर मनी फ्रॉम द पार्ट ऑफ कैपिटल और वेल्थ थ्योरी। जैसे आपको पता है कि डिमांड फॉर मनी पार्ट ऑफ कैपिटल या वेल्थ थ्योरी होता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ ये समझाने का मतलब है कि जो वेल्थ के बारे में है वो किसने दिया था? फ्रेडमैन ने दिया था। किसने दिया था? फ्रेडमैन ने दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन देखिए अपना क्या कुछ दिया गया 21 क्वेश्चन में। द गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इज सोन बाय द, आप बोल सकते हो कि आईएस। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट सेविंग के रिगार्डिंग है आईएस। तो ये गुड्स तो शो करा है आईएस को, और देखो आगे दे भी रखा है, दोनों क्वेश्चन साथ में, तो साथ में ही करवा दूंगा ये। और आगे दे रखा है आईएस यानी कि इन्वेस्टमेंट सेविंग, और एलएम का मतलब होता है जो आपकी दे रखी है मनी के रिगार्डिंग क्या कुछ लिक्विडिटी दे रखी है। सोन द इक्विलिब्रियम ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग तो कौन देगा? आईएस। और मनी के रिगार्डिंग कौन दे रखा है आपका? एलएम। तो यहाँ पर मनी मार्केट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। यानी कि 21 में का ऑप्शन बी है, 22 में का ऑप्शन ए है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं कि क्या कुछ होता है ये, अगर किसी को नहीं पता। देखिए, सबसे पहले है कि आईएस और एलएम स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट सेविंग, यानी कि आईएस किसको शो करता है? इन्वेस्टमेंट सेविंग को। और एलएम किसको शो करता है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई। किसको शो करता है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस। एल का मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस और एम का मतलब मनी सप्लाई। ठीक है, अच्छा ये यूज किसके लिए किया जाता है? ये इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ चेंज इन मार्केट प्रेफरेंस, कि मार्केट के अंदर क्या चेंज आ रहा है, कब, किसके कारण चेंज आ रहा है। अल्टर द, यानी कि चेंज कर देते हो आप किसको? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी एंड मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आईएस और एलएम जो कर्व है वो किसको शो करता है? जीडीपी और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो करता है। कर लोगे? देखिए नेक्स्ट वही दिया गया आपका जो अपना क्वेश्चन था उसका आंसर देखिए। ISLM कर्व मॉडल शो द गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इट आल्सो शो द इंटरेक्शन बिटवीन द गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट। IS जो शो करता है इन्वेस्टमेंट सेविंग वो गुड्स मार्केट को, और LM जो शो करता है वो आपका मनी मार्केट को शो करता है। ठीक है, इन दोनों का इंटरेक्शन, इन दोनों का मिलना ही क्या कहलाता है? ISLM इक्विलिब्रियम कर्व बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो अब ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। कौन कौन से? देखिए एक दिया गया था गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इज सोन बाय IS इन्वेस्टमेंट सेविंग, और IS और LM शो इक्विलिब्रियम इन द गुड्स और मनी। अभी पढ़ के आए पीछे, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद दे रखा आपका MSP रेफर टू द मार्जिनल
प्रोपेंसिटी टू सेव बोल सकते हैं आप, या मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव, ठीक है। एक आता है MSC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम। ये पूरा कोर्स में करवा रखा है हमने, MSP वगैरह और MSC, MSS, MPS सॉरी, ये सब कुछ। इसके बाद आता है मनी इज कंसीडर एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज आएगा। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि चेंज वगैरह कुछ नहीं आता, एक्सचेंज आता है। और अगर हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन की, द टोटल मनी इन द इकोनॉमी डिपेंड ऑन दी मैनी फैक्टर कॉल्ड द, क्या बोलेंगे इसको, डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे, निर्धारक। क्या बोलते हैं, निर्धारक। कि टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड बहुत सारे फैक्टर को डिपेंड करती है, और इन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो ये थे जी अपने 25 क्वेश्चन। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।